संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री ब्रिजमोहन शर्मा जी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय निदेशक महोदय, संगीता शर्मा जी, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तरी क्षेत्र भारतीय जीवन बीमा निगम, कवि मनोज कुमार जी, जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य महाप्रबंधक महोदय, वादीज हिंदी शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती नसरीन अली निधि, समारोह में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यगण, शिक्षक, आमंत्रित अतिथिगण, बच्चों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं वादीज हिंदी शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती नसरीन अली और जम्मू कश्मीर के संस्कृति विभाग और कला साहित्य और भाषा एकेडमी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और उससे नई पीढ़ी को जोड़ने की दिशा में यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और मुझे प्रसन्नता है कि इसी वर्ष जून जुलाई में 4 केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, जिसका विवरण मेरे पूर्व बताया गया है, कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करने का एक विशेष अभियान चलाया गया। पिछले वर्ष हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हुए। आप में से अनेक लोगों को मालूम होगा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और संविधान सभा ने ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। और मैं समझता हूं कि पिछले 75 वर्षों में हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा का स्वरूप ले चुकी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा को संपूर्ण देश की भावनाओं के आदान प्रदान की भाषा माना जाता था और आज़ादी के पश्चात हमारे जो नीति निर्माता थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदी भाषा तथा राष्ट्र की अन्य भाषाएं एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे के सामंजस्य से हर भाषा को विकसित करने का प्रयास करें। ये सच है कि भारत एक बहुभाषी देश है। आधिकारिक रूप से अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 453 जीवित भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं और हमारे इलाके में कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। माने हर कोस माने मोटा मोटी समझिए कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा आप चलेंगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा और 4 कोस पर पानी माने 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप चले तो भाषा भी बदल जाएगी। भाषाओं की ये अनेकता, भाषाओं की ये विविधता, ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता में एकता का प्रतीक है। 453 भाषाओं के बीच हिंदी 140 करोड़ भारतवासियों को जोड़ने की मुख्य कड़ी रही है। इसका ये अर्थ कभी नहीं निकाला जाना चाहिए कि मातृभाषा को प्रोत्साहन न दिया जाए। मैं मानता हूँ कि हिंदी के साथ साथ हमें अपनी सभी भाषाओं पर गर्व करना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, डोगरी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, मराठी हो, तमिल हो, मलयालम हो, गुजराती हो, तेलुगु हो। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए
और ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि अपनी मातृभाषा के अलावा भी बाकी भाषाएं हम सीखें। उन भाषाओं में मौजूद सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहरों को समझने और उनके प्रचार प्रसार के वाहक भी हम बने। आज सिर्फ भाषा सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भाषाई सद्भाव बनाकर कैसे रखा जाए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और ये हम सबको सीखना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए सिर्फ हिंदी सीखना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें ये सीखना आवश्यक है कि विभिन्न भाषाओं संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सम्मान का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम सब मिलकर के एक साथ विविधता में एकता की ताकत से देश की तरक्की में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। बहुत से लोगों को आज भी ये जानकर आश्चर्य होता है कि जब भारत में राजभाषा के चयन पर बड़ी बहस हुई तब हिंदी को सबसे अधिक समर्थन, आप में से कम लोगों को पता होगा, ऐसे क्षेत्रों से मिला जहाँ हिंदी बोली नहीं जाती थी। जैसे तमिलनाडु से महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने सबसे पहले ये आवाज़ देश में उठाई कि हिंदी देश की राजभाषा होनी चाहिए। गुजरात से स्वामी दयानंद सरस्वती, पूज्य महात्मा गांधी, बंगाल के केशव चंद्र सेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक जी, इन सब महान पुरुषों ने एक स्वर से हिंदी राजभाषा हो इसका समर्थन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष से दूर करने में जितनी सहायता हिंदी के प्रचार प्रसार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। उनके लिए हिंदी सिर्फ आपसी बातचीत की भाषा नहीं थी, बल्कि राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति का आईना भी थी। हमारे नीति निर्माताओं के लिए हिंदी राष्ट्र की अस्मिता और उसकी पहचान से जुड़ी थी। हिंदी को वो समन्वय के धागे के रूप में देखते थे और इसलिए मैं सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि देश की विभिन्न भाषाओं को राष्ट्र की भावना और उसकी चेतना का प्रवाह मानता हूँ, जिसने हमारी सांस्कृतिक विरासत में मौजूद विविधता को और अधिक समृद्ध बनाया है। और हमारे यहाँ संस्कृति में भारतवर्ष के बारे में कहा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत वो है जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं को और विशिष्टताओं को समेटे हुए है और इसकी हर संतान भारतीय है। मैं समझता हूँ कि हिमालय से हिंद महासागर तक जितनी भी भाषाएं हैं उसको जोड़ने की ताकत हिंदी में है। संविधान सभा में उस समय तमिलनाडु नहीं था, मद्रास रेजिडेंसी के प्रतिनिधि थीं श्रीमती दुर्गा जी बाई। उनकी मातृभाषा तमिल थी, लेकिन जब 14 सितंबर 1949 को वो संविधान सभा में बोल रही थीं तब उन्होंने कहा कि भारत की राजभाषा हिंदी के अतिरिक्त कुछ और नहीं होनी चाहिए और कुछ हो भी नहीं सकती है। उन्होंने सभा के सदस्यों को बताया कि तमिलनाडु में तो बहुत पहले से ही स्कूलों में हिंदी भाषा सिखाई जाने लगी थी और केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि कर्मचारी, वकील तथा न्यायालयों के अधिकारी भी सच्चे दिल से हिंदी सीखने की कोशिश करते थे। मैं आप लोगों से 1923 की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। सेठ जमनालाल बजाज 1923 में तमिलनाडु गए हुए थे, तब उन्हें कुछ महिला संस्थाओं में जाने का अवसर मिला। वहाँ उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को हिंदी पढ़ते देखा, बड़े प्रसन्न हुए और उस संस्था को कुछ आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा। उस संस्था के लोगों ने 1 रुपया लेने से मना कर दिया और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हम भी अनुभव करते हैं कि हमारी एक राजभाषा होनी चाहिए, इसलिए हम अपने ही प्रयास और अपने ही धन से इस पाठशाला को चलाना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1923 में हिंदी के प्रति तमिलनाडु में इस प्रकार की भावना थी। मैं एक और दिलचस्प किस्सा आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी
और राजनीतिज्ञ श्री आर.वी. धुलेकर की मातृभाषा मराठी थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले हिंदी में काम करने और बोलने के लिए संविधान सभा में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय राष्ट्र का, हिंदी राष्ट्र का, हिंदुस्तानी राष्ट्र का हूँ और हिंदी लोगों पर थोपी नहीं जा रही बल्कि वह लोगों में घर कर गई है। उन्होंने विविध भाषाओं के तमाम कवियों का जिक्र करते हुए कहा था कि भाषा की विभिन्नता के बावजूद उनमें एकता का मजबूत आधार है। ये सच है कि महाकवि तिरुवल्लुवर के विचार और भक्तिकाल के कवियों के संदेश में बड़ी समानता है। कन्नड़ भाषा के कवि पुरंदरदास तथा महाकवि सूरदास की कविताओं में काफ़ी भावनात्मक समानता है। योगिनी लल्लेश्वरी, संत कबीर और संत रविदास के संदेशों में भी वही समानता जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। उड़िया भाषा के कवि बनमाली दास ने भगवान कृष्ण और राधा के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाने वाली कविताएं लिखीं। उसी भक्त भाव को सूरदास की कविताओं में आप महसूस कर सकते हैं। अनेक विद्वानों का मानना है हिंदी को इसलिए राजभाषा नहीं बनाया गया क्योंकि इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ था, बल्कि हिंदी को इसलिए राजभाषा बनाया गया क्योंकि यह देश के चारों ओर फैली हुई थी और हर प्रांत के नागरिक इसे थोड़ा बहुत समझते थे। 2011 की जनगणना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 52 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है इस देश में और लगभग 30 करोड़ लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं या समझते हैं। यानी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा ये भाषा समझी जाती है, बोली जाती है। और इसलिए मैं हिंदी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ कि वह सामासिक संस्कृति का माध्यम बने और भाषाई सद्भाव को बनाए रखने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाए। हिंदी भाषा में भी अन्य मातृभाषाओं के लोक संस्कृति और शब्दों को शामिल करके हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है, जिससे अन्य भाषाओं के लोग भी हिंदी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। 1965 में डॉक्टर मोहिनी कौल जी ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लल्लेश्वरी और कबीर के काव्य में समानता पर गहन अध्ययन किया था। उन्होंने लिखा भी कि शुद्ध आध्यात्मिक साधना का निरूपण करना ही लल्लेश्वरी तथा कबीर के प्रिय विषय थे। यह इस बात का उदाहरण है कि हिंदी और अन्य भाषाओं में अभिव्यक्ति और रागात्मक भावना की बहुत समानता है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि हिंदी में देश की सभी भाषाओं का साहित्य अनुवाद करके लोगों को उपलब्ध कराया जाए ताकि भाषा सिर्फ क्षेत्र नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ सके। मेरा एक अन्य आग्रह होगा कि हिंदी के अलावा युवा पीढ़ी को एक दो अन्य भाषाएं भी जरूर सीखने पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को उसमें सर्वोत्तम स्थान दिया गया है और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि बच्चों में अपनी मातृभाषा को सीखने की आवश्यक ललक पैदा हो। बड़े होने पर हिंदी प्रचार प्रसार उनका प्रमुख कर्तव्य हो। इन दोनों जिम्मेदारियों को अगर हम निभाने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम हम कर पाएंगे। तमाम भाषाओं के मध्य समान अभिव्यक्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने में हिंदी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हमें जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि हिंदी न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि हम भारतीयों के लिए गौरव, अखंडता, एकता और पहचान का भी प्रतीक है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, 75 वर्ष पूर्व संविधान सभा की कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जो हमारे जीवन का मूल मंत्र और हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। उस प्रस्ताव में कहा गया कि प्रांतों या राज्यों में जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से कई भाषाएं उन्नत हैं
और उनका मूल्यवान साहित्य भी है। उनकी केवल रक्षा ही नहीं होनी चाहिए, वरन उनका और भी विकास तथा उन्नति होनी चाहिए। आज जब हम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब प्रस्ताव का यही भाव हम सबका संकल्प और उद्देश्य होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक हिंदी के प्रख्यात कवि थे। उन्होंने तो लिखा भी कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। मैंने अपनी भाषा की उन्नति के बिना किसी समाज का विकास संभव नहीं है। साथ ही अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी बहुत कठिन है। और अनेक इस तरह की बातें हमारे यहाँ कही गई हैं। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं फिर से यहाँ आए हुए सभी बच्चों को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूँ। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मैं एक बार पुनः वादीज हिंदी शिक्षा समिति की पूरी टीम, नसरीन अली और कला संस्कृति विभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन या जिन महानुभावों ने इस पूरे प्रयास में सहयोग किया है, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति पुनः एक बार हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।